Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain. In this lecture, lecture number 2, related to coarse differential equation. Sorry, it says linear algebra. So, linear algebra, I talked to you in the last lecture that we will be covering the Gaussian elimination method and Euclidean method. Basically, these are both same. Euclidean is not the method, Euclidean is the form of the matrix, and then there will be another form, reduced Euclidean form, will be discussed. So a Gaussian elimination method is the method of solving a linear system of Ax is equal to B and consisting of m equations and n unknowns and by for bringing them into the augmented form. And I told you what is the augmented form of the matrix. Okay. Augmented matrix is like that you will write your matrix in this form. That AB, A11, A12, A13, A21, A22, sorry, here will be A22, this is will be A31, A32, and A23 and A33. This is your coefficients matrix, and now here will become other constants. B1 we will see what are they, B2, B3. okay, so हम इस इक्वेशन को किस फॉर्म में ले जाते हैं, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में. अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में क्या होता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो होता है ये डायगोनल्स होते हैं आपकी एंट्रीज. ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एंट्रीज के नीचे जो वैल्यूज होती है ना, हम उन्हें जीरो कर देते हैं, वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है. और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो डायगोनल्स के ऊपर जीरो होते हैं. ठीक है, तो ये हमारा डायगोनल है. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे हम इसे, हम इस वैल्यू को भी जीरो करेंगे, इस वैल्यू को भी जीरो, डायगोनल के नीचे ये है और इसमें ये डायगोनल के नीचे ये वाली, इसे जीरो करेंगे और इधर इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो आपके पास इधर से A33 की वैल्यू आएगी. फिर इस इक्वेशन के अंदर आप A3 यानी कि ये होगा आपका, ये x1 के कोफिशिएंट्स होंगे, ये x2 के, ये x3 के. तो आप x3 की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी. फिर इस इक्वेशन में आप x3 की वैल्यू पुट करके x2 निकालेंगे और इसमें x3 और x2 पुट करके आप x1 की वैल्यू निकालेंगे. राइट, तो अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं. राइट, सो गोइंग टू हैव एग्जांपल. सो एग्जाम्पल में इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से, x1 माइनस 2x2 प्लस x3 is equal to 0, and then 2x2 minus 8x3 is equal to 8, minus 4x1 and plus 5x2 plus 9x3 is equal to minus 9. तो मैं अगर अब इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म बनाऊंगा तो वो किस तरह हो जाएगी, x1 के कोफिशिएंट्स 1 0 minus 4, then we are having minus 2 2 5 1 minus 8, ये x3 के हैं 9 और ये आपके दूसरे कांस्टेंट्स 0 8 एंड माइनस 9. याद रखें ये कांस्टेंट्स हम किस साइन के साथ लिख रहे हैं, जब वो इज इक्वल टू के इस तरफ एंड राइट हैंड साइड पे है. अच्छा, हमने अब क्या करना है, हमने ये तो जीरो है, इसको जीरो बनाना है, फिर इसको जीरो बनाना है जस्ट. ओके, तो हम ऐसे पहले करते हैं, ये हमारी R1 है, ये R2, ये R3. ठीक है, ये तीन रोज है हमारे पास. ये हमारा कॉलम 1 है, हम कॉलम 2, ये कॉलम 3 और ये कॉलम 4. ठीक है,
तो याद रखें ये हमेशा जब ऐसे कुछ सिस्टम आएगा तो हमारे पास इंशाल्लाह वो होगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, नॉट स्क्वायर फॉर्म। स्क्वायर फॉर्म में क्या होता है कि आपके रोज, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, यानी कि इस तरह ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। ये हम ऑर्डर कैसे लिखते हैं, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम लिखते हैं, पर यहाँ पे हमारे पास रोज 3 है और कॉलम 4 है। तो जब रोज, नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन इट इज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। सो अभी मुझे इसको जीरो बनाने के लिए ऐड करना पड़ेगा, इस रो ऑपरेशन के थ्रू हम जीरो करेंगे। तो यहाँ पे ये अगर 4 के बराबर हो जाए तो ये मैं फिर इन दोनों को ऐड करूंगा रोज को, तो ये जीरो हो जाएगा। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं ना 4 मल्टीप्लाई बाय रो 1 कर देता हूँ। तो ये आपके पास है, ये ऑपरेशन मैंने किया और ये हो गया 4 माइनस 8 देन 4 0, R2 ऐसे ही रहेगा 0 2 माइनस 8 8, और ये भी ऐसे ही रहेगा -4 5 9 -9। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, R3 के अंदर मुझे 0 बनाना है, तो मैं ऐसे करूंगा R3 प्लस R1 कर देंगे। ठीक है, तो ये मैं ऐसे, अब R1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही रहेगा 4 -8 4 0 0 2 -8 और ये 8, और यहाँ पर आपके पास माइनस R3 प्लस R1, जिसमें हम ऑपरेशन कर रहे हैं हम उससे पहले लिख रहे हैं, और जो चीज ऐड करनी है उससे बाद। तो -4 प्लस 4 दैट विल बी 0, R3 प्लस R1 करें, 5 प्लस -8 दैट विल बी -3, एंड 9 प्लस 4 विल बी 13, एंड -9 प्लस 0 विल बी -9। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास इस तरह से हो गया, ये यहाँ 0 बन गए। अब हमें यहाँ ये -3 वाली जगह पे 0 बनाना है, राइट। तो इसके लिए हम ऐसे करेंगे कि मैं अब ऐसे करूंगा, R1 से जो मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 किया था ना, वो मैं खत्म कर दूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, R1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 1 -2 1 0, अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ गया ये 0 0 2 -3 -8 13 8 और -9, राइट। ये आप लोगों का इस फॉर्म में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, R2 को ना मैं डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। चले मैं यहाँ पे कर देता हूँ R2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपकी R1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 -2 1 और 0, और यहाँ पे ये 0 डिवाइडेड बाय 2 0, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, और ये हो गया -8 डिवाइडेड बाय 2 विल बी गेट यू -4, और ये 4 आएगा, और ये वाली भी आपकी ऐसे ही रहेगी 0 -3 13 और ये -9, राइट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, R2 डिवाइडेड बाय 2 भी हो गया। अब हम करेंगे R2 को, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें यह -3 प्लस 3 करना है। ठीक है, तो इसको मैं 3 नहीं बना सकता, मैं इस चीज को तो 3 बना सकता हूं, तो मैं R2 को मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा। तो ये 1 -2 1 0, और 3 से करेंगे तो 0 3 -4 4 0 -3 13 और ये -9। ठीक है, मैं अब ऐसे करता हूँ, इधर ये नीचे वाला सारा रेस कर देता हूँ, बल्कि सारा रेस कर दिया मैंने, आप लोगों के पास लिखा हुआ है। अच्छा, जब वो मैं R3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं उसके बाद करूंगा R3 प्लस R2, क्योंकि मुझे वहां पे वो 0 चाहिए, राइट। तो अब जो मैट्रिक्स मेरी R1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 -2 और 1 0 0 3, R2 पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 3 और -12 और +12, और यहाँ पे जब आप R3 प्लस R2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ तो 0 है, 0 प्लस 0, और फिर वो वाला -3 प्लस 3 0, और फिर 13 -12 +12 हो जाएगा, आई थिंक सो, नो यस 13, हम कर रहे हैं R3 प्लस R12, तो 13 -12 विल गेट यू 1,
और ये जो है इधर आपका ये -9 + 12 होगा, तो ये 3 आपको देगा। ठीक है, फिर ये आपके पास आ गया। अब R2 को आपने जो मल्टीप्लाई बाय 3 किया था, आप उसे डिवाइड बाय 3 कर लें। R2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 1 -2 1 0 0 0 3 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ भी ये 1 आ जाएगा, ये 0 -4 और ये 4 और ये 1 और ये 3। अच्छा, ये हमारे पास क्या था, x1 के कोफिशिएंट्स, ये हमारे पास x2 के कोफिशिएंट्स, ये हमारे x3 के कोफिशिएंट और ये हमारे इज इक्वल टू के तरफ जो दूसरे कोफिशिएंट्स थे, कांस्टेंट्स। ठीक है, तो आप अब लिख सकते हैं कि ये x3 का कोफिशिएंट है, तो 1x3 इज इक्वल टू 3, यानी कि हमें यहाँ से आप 1 को ना भी लिखें तो हमें ये x3 की वैल्यू मिल गई, राइट। और फिर इसके बाद फिर मुझे, और ये अपर ट्रायंगुलर भी आप देख रहे हैं, डायगोनल्स के नीचे 0 है, ये और ये तो कांस्टेंट्स है ना, इनको आप अलग ही डील करेंगे इन वाली चीजों को। ठीक है, डायगोनल्स होते ही स्क्वायर मैट्रिक्स के हैं। तो फिर इसके बाद अगर इस वाली इक्वेशन को मैं लिखूं 1x2, तो वो x2 ही देगा, -4x3 इज इक्वल टू के इस तरफ ये 4, यहाँ पे जब मैं x3 की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो -12, so x2 is equal to 4 plus 12 will get you 16, so x2 is equal to 16। और फिर जब मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा, ये हो गया x1 आपका, और ये आपका -2x2 प्लस x3, तो ये x1 -2x2 प्लस x3 और ये इज इक्वल टू 0। जब मैं इस सारे को x2 और x3 की वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास x1 आ जाएगा 29। यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ एंड यू विल सी। और अच्छा, आप इन इक्वेशंस को अगर मैं इस तरह से लिखूं कि या जो शुरू में इक्वेशंस थी उनको लिख लूं, या फिर मैं ऐसे लिखूं x1 -2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, देन 0x1 प्लस x2 -4x3 इज इक्वल टू 4, या और ये 0x1 प्लस 0x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3। मैं अगर इसे किसी कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लूं, so you will really find the answers to be x3 is equal to 3 and x2 is equal to 16 and x1 is equal to 29। और अगर आप इन इक्वेशंस को अगर किसी भी और इक्वेशन कैलकुलेटर में पुट कर लें, जो ओरिजिनल इक्वेशंस थी उनको भी पुट कर लें, तो आप यू विल सरप्राइज दैट ये आंसर्स वही हैं। तो ये एक मैट्रिक्स वैसे इन क्वेश्चंस को हल करने का तरीका है। मैं इस तरह का अगर आप लोगों को, अच्छा अब इसके अंदर रेड्यूस एक्लन फॉर्म क्या होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि रेड्यूस एक्लन फॉर्म में क्या होता है कि मैं ये सारा प्रोसेस अभी दोबारा मैट्रिक्स ऑपरेशंस को जो है वो मैं कंटिन्यू रखूंगा। मैं इस चीज को इरेज कर देता हूँ। यू विल सी दैट के जो अगला मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूँ उससे वो रेड्यूस, ये एक्लन फॉर्म होती है। ठीक है, ये जो अब अपर ट्रायंगुलर फॉर्म वाली फॉर्म है, या ये रेक्ट, हम आगे एक्लन फॉर्म और रेड्यूस एक्लन फॉर्म की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। तो ये जो फॉर्म है ये हमारे पास बेसिकली एक्लन फॉर्म है। वी विल सी द डेफिनेशंस टू। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर भी जीरो कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर जीरो करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मैं कर लूंगा वो -2 है, तो मुझे R1 की इस जगह पर, ये रो 1 है, इसकी -2 को जीरो करना है, यानी कि आपके पास डायगोनल्स के ऊपर और नीचे दोनों जीरो, यानी कि आप फुल एक ना वो अपर ट्रायंगुलर है ना वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, वो सिर्फ एक डायगोनल एंट्रीज के साथ मैट्रिक्स होगी आपकी। तो मैं ऐसे करता हूँ, मुझे चाहिए R2, मैं अब थोड़ा सा डायरेक्टली ऑपरेशन करूंगा कि R2 और सॉरी वेट अ मिनट, ये आपके पास बन जाएगा R1 प्लस 2 ऑफ R2। ठीक है, ये ऑपरेशन मैं अब करने जा रहा हूं। तो अगर मैं R1
plus 2 of R2. 1 plus 2 into 0, that will get you 1, और minus 2 plus 2 into 1, ये आपको 0 यहाँ बना देगा। और फिर मैं इधर जब करूँगा 1 plus 2 into minus 4 minus 8 plus 1, that will get you minus 7, और ये वाला 0 जो है 0 plus 2 into 4, that will get you 8। ठीक है, अब R2 पे तो हमने कोई फंक्शन नहीं किया, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 0 0 1 0 और -4 और ये 1 और ये 8, तो वो उधर चेंज हुआ, और ये 4 और ये 3, इन रोज में हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं है। अच्छा, इधर ये डायगोनल थी, इसके सारे नीचे 0, इधर ये डायगोनल थी, इसके ऊपर और नीचे 0। अब ये डायगोनल है, हमें इसके ऊपर दोनों वैल्यूज को 0 करना है, तो मैं अब जो ऑपरेशन करूंगा वो होगा, एक होगा R1 -7 हो गया प्लस 7 इंटू R3, यानी कि मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा, एंड यू विल सी दैट कि ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। और इसको 0 करने के लिए R2 प्लस 4 इंटू R3। ठीक है, तो मैं जब इसमें करता हूं तो ये 1 प्लस 4 7 इंटू 0, दैट विल गेट यू 1, फिर 0 इंटू 7 इंटू 0, दैट विल अगेन गेट यू 0, और फिर -7। बेसिकली आप जिस डायगोनल एंट्री के ऊपर वाली चीजों को 0 बनाने के लिए कोशिश करें उसी रो को ऑपरेशंस के लिए यूज करें, ताकि हमारे बाकी जो हमने पहले जीरोस बनाए हैं वो इफेक्ट ना हो उसकी वजह से। यानी कि अब मैं R3 के ऊपर R3 की जो ये जो डायगोनल एंट्री है ये R3 में आती है, मैं इसके ऊपर जीरोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे R3 वाली इस टर्म को ही यूज करना है, मुझे इसको ना यूज करना पड़े। तो ये 1 0, और बेहतर तरीका ये है कि आप पहले एक्लन फॉर्म बनाएं फिर रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म की तरफ जाएंगे, तो उससे आपको आसानी होगी ऑपरेशंस में। 1 0, ओके, तो ये -7 प्लस 7 इंटू 1, दैट विल अगेन गेट यू 0, प्लस 8 एंड इंटू 7 इंटू 3 21, तो 21 प्लस 8 29। अच्छा, अब आप ये देखें, ये x1 का कोफिशिएंट है, तो ये 1 x1 इज इक्वल टू 29, तो हमने x1 की वैल्यू 29 निकाली थी। ये 0, ये 0, आप देख लीजिएगा R2 प्लस 4 इंटू R3 0, R2 प्लस 4 इंटू 0, ये भी 1 रहेगा, और -4 प्लस 4 इंटू 1, ये भी 0 हो जाएगा, और 4 इंटू प्लस 4 3 12, 12 और 4 कितना होता है 16। अच्छा, ये x2 का कोफिशिएंट है 1, तो x2 इज इक्वल टू 16, हमने x2 की वैल्यू 16 ही निकाली थी। फिर ये वाला आपका 0 0, x3 पे हम कोई फंक्शन नहीं कर रहे, और 1 और ये 3, तो आप देखें ये जो हमने इसे कहते हैं रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। ठीक है, कि आपके डायगोनल्स के ऊपर और नीचे दोनों 0 हों, और यानी कि आप कह रहे हैं उस डायगोनल एंट्री उस ओनली वो डायगोनल एंट्री हो उस कॉलम में नॉन जीरो, इस कॉलम में यही सिर्फ डायगोनल एंट्री नॉन जीरो है, बाकी सारे 0 है, इसमें यही डायगोनल एंट्री नॉन जीरो है, बाकी सारे 0 है। तो ये 0 0, x1 इज इक्वल टू 29, x2 इज इक्वल टू 16 एंड x3 इज इक्वल टू 3, यही वैल्यूज हमने पहले एक्लन फॉर्म से देखी थी, अब हमने रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म से देख लेंगे। तो अब हम, अच्छा, हमने एक बात की थी कि ये आंसर्स क्या होते हैं, ये आंसर्स, ये सॉल्यूशन सेट वो होता है, ये आंसर्स वो होते हैं जो आपकी इक्वेशन को ट्रू साबित करते हैं। तो हमारे पास, मैं एक इक्वेशन को सिर्फ देखूंगा, बाकी को आप खुद देखिएगा। हमारे पास इक्वेशन थी x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x1 आपके पास क्या है 29, माइनस 2 इंटू x2 क्या है 16। अच्छा, ये 2 इंटू प्लस x3 क्या है 3, ये 29 और 3 कितना हुआ 32, और ये माइनस 2 इंटू 16 ये भी 32, तो ये आया 0 के बराबर, राइट। तो इसने इस आंसर को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया हमारे इस रिजल्ट ने। तो यही बात हमने पीछे देखी कि आंसर जो होते हैं वो रिजल्ट को सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा, सो आप ये आंसर्स इन इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं, ये सारे सेटिस्फाई करेंगे और यही एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। अच्छा, अब आपने ना एक सिस्टम को चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन है और उसके भी इक्वेशंस हैं, x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, और 2x2 minus 8x3 is equal to it will be positive 8,
and minus 4x1 plus 5x2 and plus 9x3 is equal to 0। ठीक है, तो ये माइनस 4x1 प्लस 5 ये वही सिस्टम है। अब अगर इसको मैं कहूँ कि अगर मैं सवाल चेंज कर दूं, मैं कहूँ सोल्यूशन फाइंड नहीं करने, आप चेक करें कि ये सिस्टम आइदर कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी ये है कि एज हमने इस सॉल्यूशन को पहले सॉल्व कर लिया है, एज वी सॉल्व दिस सिस्टम एंड बाय मेकिंग द मैट्रिक्स इन द ट्रायंगुलर फॉर्म वी गॉट द वैल्यूज ऑफ द अननोन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। आपको अननोन्स का अगर x1, x2 और x3 इनका सॉल्यूशंस मिल जाए तो ये आपके जो है ये आपका सिस्टम एग्जिस्ट करता है, आपके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, आपका सिस्टम एग्जिस्ट करता है, और तो ये एक कंसिस्टेंट है। वी हैव ओनली वन वैल्यू फॉर ईच अननोन। हमें x1 के लिए दो वैल्यूज नहीं मिली, हमें x2 के लिए दो वैल्यूज नहीं मिली। इस तरह से आपका सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है, ये एग्जिस्ट करता है, इसकी वैल्यूज हैं, इसके आंसर्स हैं। अच्छा, आप जो पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर में बुक बताई थी उसमें आप एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 to 18 में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। और फिर उसके बाद आपसे मैंने कहा था कि हम देखेंगे व्हाट इज echelon form, so now we are going to cover that। so what is echelon form? so a rectangular matrix, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, डेफिनेशन लिख लीजिएगा जो मैं बोलूंगा, यानी कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है is said to be in echelon form if it satisfy the following properties। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या है? all entries in the column below a leading entry are zeros। लीडिंग एंट्री इसके अंदर x1 वाली होती है, फिर आप बेशक पे -3 2 1 0, ये लीडिंग एंट्री इसके अंदर ये x1 वाली पहले कॉलम में। ठीक है, कॉलम 2 के अंदर लीडिंग एंट्री ये वाली होगी। ठीक है, वो कह रहा है कि आपकी लीडिंग एंट्री के नीचे जीरोस होने चाहिए। ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो अ लीडिंग एंट्री आर जीरोस। हर कॉलम में लीडिंग एंट्री के नीचे जो वैल्यूज होंगी वो जीरो होनी चाहिए, और इसके अंदर लीडिंग एंट्री ये वाली है। ठीक है, तो इसके ये लीडिंग एंट्री नीचे जीरोस, ये लीडिंग एंट्री नीचे जीरोस, इस लीडिंग एंट्री के नीचे कोई है ही नहीं जीरोस। तो ये मैं एक ऑगमेंटेड फॉर्म में ऑगमेंटेड फॉर्म में, वो मैट्रिक्स वैसे रेक्टेंगुलर नहीं होगी, जब आप ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे तो तब वो एक ऑगमेंटेड फॉर्म के अंदर वो आपकी जो है ना वैल्यू जो है वो जो आपकी मैट्रिक्स है वो echelon फॉर्म में आएगी। अब हम बात कर लेते हैं रेड्यूस्ड echelon फॉर्म की। so what is reduced echelon form? रेड्यूस echelon फॉर्म में होता है इफ अ मैट्रिक्स इज इन echelon फॉर्म। पहली शर्त है कि वो echelon फॉर्म में हो। echelon फॉर्म में रेक्टेंगुलर एंट्री रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, और फिर उसके बाद वो हर कॉलम के अंदर लीडिंग एंट्री के नीचे वैल्यू जीरो होंगे। तो satisfy the following addition if a matrix is echelon form and satisfy the following addition conditions then it is in reduced echelon form or reduced row echelon form। इसे आप echelon form, reduced echelon form और reduced row echelon form भी कह सकते हैं। पहली बात है कि जो लीडिंग एंट्री है इन ईच नॉन जीरो रो इज 1। ठीक है, वहां मैंने लीडिंग एंट्री पीछे भी echelon फॉर्म की जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने 1 लिखी है। दे कैन बी 2 लीडिंग एंट्रीज की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। मतलब ये कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो ये 2 भी हो सकता है, फिर ये 0 1 8 और यहाँ पर ये मैं 0 ये 3, इस तरह से लीडिंग एंट्री की वैल्यू जरूरी है कि 1 हो। पर echelon फॉर्म में क्या होता है, रेड्यूस echelon फॉर्म में क्या होता है आपके पास के ना, आप लोग देखते हैं रेड्यूस echelon फॉर्म में आपकी वो जो लीडिंग एंट्री है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए। मैं अब आपको दिखाता हूँ, जैसे ये जो हमने फॉर्म बना ली थी 1 0 0 29
और फिर ये इसके नीचे ये 0 0 और ये 1, ये इसके अंदर लीडिंग एंट्री थी, ये 1 है, फिर ये 0 0 और ये आपकी थी 16। ये हमने वही सिस्टम है जो हमने सॉल्व किया था। फिर यहाँ पे ये 1 और ये 13। तो दोबारा मैं डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूँ। ये 3 था, आप इनसे 13 लिखने या 03 कर देता हूँ मैं। If a matrix is echelon form and satisfy the following addition condition, it is reduced echelon form or reduced row echelon form. वो properties क्या हैं जो satisfy the leading entry in each non-zero row is 1. Each non-zero row, ठीक है, लीडिंग एंट्री जो है वो 1 है। हर जो होगी एक कॉलम, हर आप कह लें द लीडिंग एंट्री इन ईच नॉन जीरो रो इज 1। ये आपकी यहाँ तक की आपने चीज को देखना है। तो नॉन जीरो के अंदर जो लीडिंग एंट्री है ये 1 होगी, बाकी सारे दैट इज ओनली द नॉन जीरो। फिर इधर ये नॉन जीरो है ओनली इस रो में, फिर इसमें ये ओनली नॉन जीरो है। और ईच लीडिंग 1 इज ओनली द नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। तो वो उस कॉलम के अंदर भी सिर्फ एक नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए। इस कॉलम के अंदर सिर्फ ये लीडिंग एंट्री नॉन जीरो है, बाकी ये जीरो है। ये इधर लीडिंग एंट्री नॉन जीरो है, बाकी ये जीरो है आपके पास। और ये लीडिंग एंट्री नॉन जीरो है और ये भी जीरो जीरो है। इस तरह से आप अपनी रेड्यूस echelon फॉर्म बना सकते हैं। और इसके बाद आप कोई आपके पास अगर देखा जाए, एक मिनट, अच्छा, अगर आपके पास इस तरह का कोई सिस्टम आ जाए, लेट्स सपोज 1 0 -5 1 0 1 1 4 और ये सारी जीरोज हो जाएं, ठीक है। आप जब सिस्टम को सॉल्व करें तो आपकी ये अब इक्वेशंस अगर मैं लिखूं तो ये बन जाएंगी x1 0 x2 -5 x3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x1 इज इक्वल टू 1 + 5x3, राइट। और दूसरी इक्वेशन बन सकती है x2 + x3 इज इक्वल टू 4। तो ये इसको मैं x2 को लिख सकता हूँ 4 - x3। तो ये जो आपके सारे जीरोस बन गए, आप x3 की वैल्यूज इससे नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि वो x3 जो है वो आपके पास फ्री वेरिएबल है, आप उसकी कोई भी वैल्यू चूज करेंगे। यानी कि आपकी x1 की वैल्यू जो है वो 1 + 5x3 है। आप पहले x3 की कोई भी वैल्यू चूज कर लें, फिर आप x1 की वैल्यू उससे निकालेंगे, फिर x3 की कोई वैल्यू पुट कर लें, उसी से आप x2 की वैल्यू निकालेंगे। इसे फ्री वेरिएबल कहा जाता है। तो इसके अंदर आपका है द वेरिएबल x1 और x2 आर कोरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट कॉलम्स, ठीक है, पिवट कॉलम्स। ये पिवट एंट्री है, ये भी पिवट एंट्री है, मेन एंट्री लीडिंग एंट्री है इसके अंदर। इन द मैट्रिक्स आर कॉल्ड बेसिक वेरिएबल्स। ये x1 और x2 जो है इनको क्या कहेंगे, बेसिक वेरिएबल्स। और जो आपके पास द अदर वेरिएबल्स जो x3 है उसे आप फ्री कहेंगे। इसके बाद आपको अगर मैं सिस्टम एक दे दूं सॉल्व करने के लिए, तो आपको वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए। बेसिकली आपको अपनी बुक से देखना चाहिए। एक एग्जाम्पल 4 को देख लें आप बुक से। बुक मैंने बता दिया कौन सी फॉलो कर रहा हूँ, और उसके अंदर कुछ इस तरह से एंट्रीज होंगी 1 6 2 -5 -2 -4। ये उसकी पहली रो की एंट्री है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन और होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ h, फाइंड द वैल्यू ऑफ h इफ सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम कंसिस्टेंट का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। तो फिर उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ये आपके पास सिस्टम है 2 4 3 6 8 7 वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा पूरा, तो यानी कि सिस्टम कंसिस्टेंट। अच्छा, जो हमने अभी इस तरह का देखा था कि 1 2 3
और ये 0 0 0। ऐसा सिस्टम जिसमें फ्री वेरिएबल आ जाए वो भी सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि आप x3 की कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं। बात वहां खराब होती है जब आप किसी चीज की वैल्यू ही नहीं निकाल सकते, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस तरह ऑगमेंटेड फॉर्म में एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 3 0 6, और ये यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ भी 0 लिखता हूँ, ये 0 0 3, तो ये क्या होता है x1 + 2x2 = 3। अब मैं यहाँ ये तो नहीं लिख सकता दूसरी लाइन के लिए 0 + 0 = 3, ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा इस तरह से। इस तरह जब आप इसके ऊपर सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। जब आप इस चीज को 0 बनाने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज भी 0 बन जाएगी, 2 3 h, और यहाँ पे ये 0 और ये 0, और ये बन जाएगा इस तरह 7 - 2h होगा, राइट। तो अब उसने क्या है, सिस्टम कंसिस्टेंट है, यानी ये 0 इसी की बराबर है, तो यानी कि 0 = 7 - 2h, तो आप इससे h की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, एंड अपनी बुक्स को देखिएगा जरूर कि ये क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज मैंने बताई है इन टॉपिक्स को देखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।